वेलकम टू ऑल इन माय क्लास। टुडे माय टॉपिक इज़ कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो कूलाम का नियम पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था कि दो आवेश जो है उनके मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो है उन दोनों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, विपरीत क्रमानुपाती होता है। अब चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बल जो है वो कैसी राशि होता है, सदिश राशि होता है, तो हम कूलाम के नियम का भी सदिश निरूपण कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक निर्देशांक लिया जिसमें ये एक्सिस जो है वो एक्स एक्स को और ये एक्सिस जो है वो वाई एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस सिस्टम में, इस निकाय में हमने क्या किया, दो जो है आवेश लिए, जिसमें एक को मैं Q1 और दूसरे को मैं जो है Q2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इन Q1 आवेश की जो मूल बिंदु से जो दूरी है या स्थितिज सदिश जो है वो क्या है, R1 है। Q2 का जो मूल बिंदु से जो स्थितिज सदिश है वो क्या है, R2 है। अब माना कि ये दोनों ही आवेश जो हैं वो कैसे हैं, धनावेश है। और धनावेश हमेशा जो है वो किस ओर बल लगाते हैं, केंद्र से बाहर की ओर जो है वो बल लगाते हैं। Q1 की वजह से जो Q2 पर बल लगेगा वो उसकी जो दिशा है वो कुछ इस तरह से होगी। और मैं चूंकि ये किस पे लग रहा है, आवेश 2 पे लग रहा है, इसलिए मैं लिख रही हूँ इसका नॉमेनक्लेचर। देखिए, आवेश 2 पर आवेश 1 की वजह से, इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ F21। और चूंकि ये सदिश राशि है तो इसके ऊपर एरो साइन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जब आप Q1 से Q2 की ओर चल रहे हो तो उस स्थिति में मैं इस विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ R21 से। इस विस्थापन को जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है R21 से। दूसरा केस जिसमें आपने बोला कि Q2 की वजह से Q1 पर जो है वो बल लग रहा है, तो उस बल की जो दिशा है वो भी क्या होगी, Q1 से बाहर की ओर होगी। और इसका जो नॉमेनक्लेचर जो है वो मैं कर रही हूँ F12 से। इस केस में चूंकि आप Q2 से Q1 की ओर चल रहे हो तो यहाँ पर इस विस्थापन सदिश को, जो इनके बीच का जो विस्थापन सदिश है, Q1 की स्थितिज सदिश Q2 के सापेक्ष जो है वो इस केस में क्या होगी, R12। भले ही ये दोनों वेक्टर जो है वो एक ही विस्थापन की दूरी को बताए, लेकिन इन दोनों की जो दिशा है, R21 जो है वो इस दिशा में है और R12 जो है वो ऊपर की दिशा में है। तो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनकी जो दूरी कह सकते हैं या विस्थापन जो है वो क्या है, Q1 और Q2, वो इन दोनों के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों की दिशाओं में जो है वो अंतर है, वो एक दूसरे के कैसे विपरीत है। अब अगर मैं पहले केस की बात करूं, जब आपने जो है Q2 पर Q1 की वजह से जो बल लग रहा है, उस केस में आप देखिए त्रिभुज के सदिश योग के नियम से मैं ये लिख सकती हूँ R21 बराबर R2 माइनस R1। ये आपने 11th में त्रिभुज के सदिश योग के नियम से आप सभी लोग जानते हैं कि जो परिणामी है R2 बराबर क्या होगा, R1 प्लस R21। और उसी से मैंने लिख लिया R21 बराबर, चूंकि R1 जो इधर था वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरे केस की अगर बात करें तो परिणामी जो सदिश है वो क्या होगा, R1 होगा। तो उस केस में मैं जो है इस R12 को लिख सकती हूँ R1 माइनस R2। तो ये जो है दोनों ही हमने इक्वेशन लिखी है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी दोनों ही इक्वेशन जो है आगे कूलाम के नियम में जब हम इसके ऊपर जो है बल निकालेंगे F21 इसकी वजह से, तो उसमें हमारा जो है ये दोनों इक्वेशन जो है इन दोनों केस में ये दोनों इक्वेशन हमारी काम में आने वाली है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि Q2 पर जो बल लग रहा है किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो कूलाम के नियम से मैं इस बल को ऐसे लिख सकती हूँ, F21 बराबर क्या लिखा जा सकता है, कि किस पे लग रहा है, Q2 पे, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। अब इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है या इसके सापेक्ष स्थिति सदिश है वो क्या है, R21। तो इसका जो है परिमाण का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही में आप सभी लोगों को पता है कि जब भी सदिश निरूपण किया जाता है तो उसके साथ में क्या आता है भाई, एकांश सदिश। एकांश सदिश जो है उस दिशा को बताने का काम करता है। एकांश सदिश को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है भाई, कैप से। ये भी आपका एकांश सदिश जो है एक टॉपिक है, वेक्टर, जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सदिश निरूपण जो हमने 11th में पढ़ा है, वहाँ से हमने एकांश सदिश भी पढ़ा है। इस एकांश सदिश का जो काम है वो क्या है, दिशा को बताना। और ये भी किस दिशा में होगा, जिस दिशा में आपने बल लगाया है उसी दिशा में ये एकांश सदिश जो है वो उसकी जो है दिशा भी वही होगी। तो अब बात हो रही है, जब आपने सदिश निरूपण किया तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, उस दिशा का एकांक सदिश जो है वो भी लगा दिया। और आप सब लोग जानते हैं
कि R21 कैप को मैं ये लिख सकती हूँ किस रूप में, सदिश बट्टा ये क्या हो जाएगा, सदिश R का, R21 का ये क्या हो गया, परिमाण को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मान को जब आपने यहाँ पे रखा तो आप जो है F21 को ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 लिखो, Q2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये दोनों ही इसके क्या है, परिमाण है। Q1 Q2 लिखो या Q2 Q1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे R21 का ये क्या है, स्क्वायर इंटू में ये जो मान रखोगे आप लोग तो क्या मिलेगा आपको, R21 बट्टा ये क्या हो जाएगा, R21 सदिश बट्टा R21। जब आप देख रहे हो जब मान रखा तो ये क्या है, स्क्वायर, और ये किसकी घात कितनी है, 1, तो ये दोनों ही जो है यहाँ पे इनकी घातें जुड़ के हमें फाइनली क्या मिलेगा, K Q1 Q2 बट्टा R21 का क्यूब। और यहाँ पे R21 का ये जो R21 का जो मान है वो इक्वेशन 1 से हम लोग रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये एक तरह से आपका इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मूला मिल गया, किसकी वजह से, जो बल जो है Q2 पर Q1 की वजह से लग रहा है उसको मैंने जो है एक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आ गई। सिमिलरली हम लोग जो है Q2 की वजह से जो ये बल लग रहा है इसके ऊपर, जिसकी दिशा में जो एकांक सदिश है उसको मैंने निरूपित किया है R12 से। तो इस प्रकार हम लोग जो है Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला कूलाम बल जो है, वो हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, F12 के Q1 Q2 अपॉन, लिखा जा सकता है ये भी R12 का क्यूब, और यहाँ पे अपन को मिल जाएगा क्या पे, R1 माइनस R2 वेक्टर रूप में। तो सिमिलरली जब हमने ऊपर जो काम किया है वही काम हम लोग इसके लिए करेंगे तो फाइनली जो इक्वेशन हमें प्राप्त होगी ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 4। तो इस इक्वेशन 3 और 4 का जब कंपैरिजन किया गया तो आप देखेंगे कि K Q1 Q2, इसमें भी K Q1 Q2 ये इसके परिणाम का क्यूब है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही जो सदिश है एक ही डिस्प्लेसमेंट, एक ही विस्थापन को बता रहे हैं, तो इनका जो परिणाम का घात होगा तो परिणाम जो है वो दोनों का ही सेम रहेगा। तो भले R2, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि R21 बराबर क्या है, R12। तो ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे R1 माइनस R2 है, ये R2 माइनस R1। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों बल जो है ऐसे तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन इनकी जो दिशा है वो कैसी रहेगी, एक दूसरे के विपरीत। और यही न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, न्यूटन का तृतीय गति का नियम भी है। हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी जो है वो दे रखी है कितनी, 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर। और इनके बीच का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो कूलाम बल है वो कैलकुलेट करना है। और ये जो कूलाम बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से, इन दोनों कणों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से जो है उसकी तुलना भी करनी है। तो इससे पहले जो है इसमें सबसे पहले अपन को गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला है वो सभी को पता होगा भाई, क्या होता है, G(m1m2) अपॉन r², जहाँ पे G जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान कितना होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कितना होता है, किलोग्राम स्क्वायर। इसकी यूनिट जो है वो ये होती है। साथ ही में हम लोग जो है यहाँ पे एक कण जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, दूसरा क्या ले रहे हैं, प्रोटॉन ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो द्रव्यमान का जो मान है वो कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और प्रोटॉन के लिए इसका मान जो है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। और हम लोग जो है अगर कूलाम बल की बात करें तो वो हम सब लोग जानते हैं क्या होता है इसका मान, इसको FC से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, जहाँ पे K का मान आप सभी लोगों को पता है कितना होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर।
तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब जगह जो है इनके मान रखना है। जी का मान, m1 का मान और m2 का मान। जहाँ पे ये m1 जो है me को रिप्रेजेंट कर रहा है, m2 जो है वो p को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो mp को रिप्रेजेंट कर रहा है। q1 और q2 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश जो है वो आप सब लोग जानते हैं कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और प्रोटॉन के लिए भी इसका जो मान है वो कितना होता है भाई, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इस तरह से आप सब लोग जो है यहाँ पे K का, Q1 का, Q2 का और सारा जो मान रखते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे रख रही हूँ, कितना 9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर, क्योंकि ये Q1 और Q2 या QE बोल सकते हैं, QP, इन दोनों के मान सेम है, तो मैं यहाँ पे इनको क्या कर सकती हूँ, स्क्वायर के रूप में लिख सकती हूँ, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश है उतना का उतना किसका है, प्रोटॉन का भी है। तो QE और QP को मैं जो है स्क्वायर के रूप में लिख सकती हूँ। भले यहाँ आप माइनस लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का है, इसलिए अपॉन में वो जो R का मान है वो आप रखिए कितना, इंटू 10 की पावर -11, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सही है। इसी तरह से जब आप जो है ये पूरा जो है एक तरह से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, और इसी तरह से हम जब Fg के अंदर सारे मान रखेंगे 6.67 इंटू 10 की पावर 11, जी का मान रखा, Me का मान क्या है भाई, यहाँ से देखिए 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और Mp का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -27, और R का स्क्वायर, R जो है वो कितना है 5.3 इंटू 10 की पावर -11 का स्क्वायर। ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 2। आप क्या कीजिए, Fc अपॉन इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का जब भाग देंगे तो फाइनली जो है Fc अपॉन Fg जब आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जो अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे 10 की पावर 39 के रूप में आंसर मिलेगा। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चल रहा है कि कूलाम बल जो है वो आपका 10 की पावर 39 गुना है किसका, जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग जो है दो आवेश लेंगे Q1 और Q2, और दिया गया कि जब ये दोनों आवेश जो है वो निर्वात में रखे गए तो इनके मध्य लगने वाला जो बल है, कूलाम बल है, उसका मान दे रखा है 18 न्यूटन। मान लो अब इन दोनों आवेशों के बीच में एक जो है एक 1 mm की जो है आपने कांच की पट्टिका रखी, जिसका परावैद्युतांक का मान जो है वो कितना है 6। तो आपको अब इस स्थिति में जब आपने इन दोनों के मध्य में ये कांच की पट्टिका रखी है तो जो बल है उसका मान आपको कैलकुलेट करना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि F0 बट्टा Fm बराबर क्या होता है, SLNR, जहाँ पे F0 जो है निर्वात में लगने वाला कूलाम बल, Fm जो है उस माध्यम में जब आपने कांच की पट्टिका या कोई उसके बीच में अन्य माध्यम रख लिया तो कूलाम बल बराबर किसके होता है, परावैद्युतांक के। जब आपने सॉल्व किया नेक्स्ट, कैसे भाई, Fm को आप इधर ले गए क्योंकि ये इसका मान हमें कैलकुलेट करना है, और SLNR को आप इधर लेके आ गए, तो फाइनली F0 बट्टा SLNR बराबर क्या हो गया, Fm इज इक्वल टू हमें मिल गया क्या, 18 अपॉन, क्योंकि आपने 18 इसका मान रखा है, SLNR का मान रखा, तो फाइनली आपको कितना मिला, 3 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि जब उसके बीच में कोई भी माध्यम नहीं था तो लगने वाला जो बल था वो कितना था, 18 न्यूटन था। लेकिन जब उसके बीच में आपने कोई माध्यम कांच की पट्टिका को रख दिया तो उसका जो बल का मान है वो घटकर कितना हो गया, 3 न्यूटन। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ये कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, जिसमें बोला गया कि 9e और 4e दो बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, और इसके बीच में एक अन्य आवेश Q जो है उन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में रहे। इसके लिए डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये आवेश जो है वो 9e है और ये क्या है, 4e है। इनके बीच की दूरी जो है वो दे रखी है कितनी, r। मान लो इनके मध्य में आवेश जो है Q को जो है मैं जो है रख रही हूँ, जिसकी जो दूरी है 9e से वो कितनी है, x। अगर ये दूरी x है तो ये दूरी जो है वो रह गई, वो कितनी रह गई, r माइनस x।
अगर मैं Q और फॉरी के बीच की दूरी की बात करूँ तो वो कितनी है, r माइनस एक्स। अब बात हो रही है संतुलन में रहे। संतुलन में रहे मतलब इस आवेश Q पर नैनी की वजह से जो बल लग रहा है F1 और फॉरी की वजह से जो बल लग रहा है F2, वो दोनों आपस में क्या रहे, बराबर रहे। तो F1 बराबर होना चाहिए क्या, F2। अब F1 की अगर बात करें, F1 जो है Q पर किसकी वजह से लग रहा है, 9e की वजह से। तो मैं F1 को लिख सकती हूँ किस रूप में, K Q 9e अपॉन लिखा जा सकता है, इनके बीच की दूरी कितनी है, x स्क्वायर। ये भी लिखा जा सकता है किस रूप में, K यहाँ पर जो है Q और ये आवेश जो है इसका मान कितना है, 4e बट्टा इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया गया तो आप देखिए के क्यू से के क्यू जो है वो कट गया, ई से ई क्या हो गया, कट गया। नेक्स्ट हमें इक्वेशन जो मिली वो क्या मिली, 9 अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर हमें मिला 4 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बराबर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर बटा क्या लिखा जा सकता है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए जब इसको सॉल्व आउट किया गया तो आप देखेंगे कि इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर से स्क्वायर जो है एक तरह से कट जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 3r माइनस एक्स का 3r माइनस एक्स बराबर हमें मिल जाएगा 2 इंटू एक्स। तो क्या मिल गया, 3r माइनस 3x बराबर हमें मिल गया 2x। जब माइनस का 3x उधर जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3r बराबर क्या मिल जाएगा, 5x। तो r बराबर हमें क्या मिल गया, 5/3x। तो यहाँ से ये जो इसकी स्थिति है, x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3/x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3/5r। तो ये यहाँ से 3/5r दूरी पर स्थित रहेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है Q की स्थिति का पता कर सकते हैं दो बिंदु आवेशों के बीच में।